अगर आप इंडियन नेवी MR SSR AA एयरफोर्स वाई ग्रुप कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए जनरल साइंस फिजिक्स जनरल नॉलेज की पुस्तकें तैयार की हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा इन पुस्तकों को खरीदने का। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए। सभी बुक ई बुक है यानी PDF फॉर्मेट में है, तो जरूर से जाइए एक बार चेक कीजिए और अगर आपको अच्छे लगे तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी MR NMR के लिए मैथ व साइंस सेक्शन B का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ये वीडियो पूरा देखते हैं उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 25 है उसमें से आपको कितने आते हैं। तो ऑनेस्टली कमेंट करके बताएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट मेरा लाने का यही मकसद है कि आपको अपना लेवल पता चल सके, कितनी आपकी प्रिपरेशन है। बस इसका जायजा लेने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। तो ऑनेस्टली कमेंट करके जरूर से बताइएगा और जो भी आपकी कमी हो उसे पूरा कीजिएगा, उस टॉपिक को और अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पार्ट 2 की, जो कि गणित और विज्ञान का होता है, जिसमें गणित के लगभग दोस्तों 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं और आपका जो विज्ञान है उसमें लगभग दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन है 25 और आपको सारे के सारे देखने दोस्तों। मैथ के क्वेश्चन है, आप कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ के साथ जो है क्वेश्चंस को कीजिए। आंसर आपको देखना नहीं है दोस्तों, बिना ऑप्शन के आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों ABC की तीनों को कुल 150 वोट मिले हैं, यानी A जमा B जमा C को कुल कितने वोट मिले दोस्तों 150 वोट मिले हैं। उसके बाद A जमा C को कितने मिले हैं 96 और यहाँ पर B जमा C को कितने मिले हैं 74 वोट मिले हैं। तो आपको B के अलग से निकालना है कि अकेले B को कितने वोट मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A प्लस B प्लस C की वैल्यू आपको दी हुई है 150, यहाँ पर A प्लस C की वैल्यू दी हुई है 96 और B प्लस C की वैल्यू दी हुई है 74। तो यहाँ पर दोस्तों आप यानी A जमा C और B जमा C को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा A जमा B जमा 2C, A जमा B जमा 2C की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी दोस्तों 100, यानी A जमा B जमा C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दोस्तों 170 रुपए, 170 रुपए। उसके बाद यहाँ पर 2C है दोस्तों, याद रखिए A जमा B जमा 2C की वैल्यू आपके पास आ गई है 170 रुपए। उसके बाद यहाँ पर करिए दोस्तों, इसको 2C को आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं C जमा C, तो इसे लिखेंगे तो यहाँ पर A जमा B जमा C की वैल्यू कितनी थी दोस्तों आपके पास 150 जमा C, इनकी वैल्यू कितनी आई दोस्तों 150 और 70। यहाँ से आपकी C की वैल्यू निकल सकती है, C की वैल्यू आ जाएगी 20। उसके बाद दोस्तों आप जो 20 आई है आपके पास, इसे पुट करना है। आप यहाँ पर देखिए B जमा C की वैल्यू आपके पास कितनी है 74, B जमा C की वैल्यू 74 है और C की वैल्यू आपके पास आई थी 20। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, B की वैल्यू कितनी आ गई अब आप ही जो है बताइए। जो B की वैल्यू यहाँ से आ गई दोस्तों 54, तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। B की वैल्यू आपके पास आ गई है 54। तो इतना इजी था दोस्तों, ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो किस किस का सही है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का, 2 माइनस उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों 1 फिर माइनस फिर ब्रैकेट है 1 माइनस 1/4 और ब्रैकेट क्लोजेज है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों छोटा वाला उस ब्रैकेट को खोलना होता है, उसके बाद बड़े वाला ब्रैकेट और उसके बाद उससे बड़े वाला ब्रैकेट को खोलना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सबसे छोटे वाला ब्रैकेट है इसके अंदर क्या है आपका 1 घटा 1/4, तो 4 एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 4 घटा 1 यानी 3/4 आपका जो है यहाँ पर आ गया दोस्तों। उसके बाद 3/4 को भी 1 में से घटाते हैं, 3/4 को भी 4, 1/4 वापिस आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर है 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास कितना आता दोस्तों 1/4, तो 2 में से 1/4 तो नहीं 8 और 1 यहाँ से देखिए दोस्तों 7 आ गया दोस्तों। सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करना होता है, उसके बाद जो यहाँ पर सॉल्यूशन आता है उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे, उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास आता है दोस्तों उसे 2 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल सोल्व करना है। बस यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4 एकम 4 यानी 4 और 5 यानी 4 और 3 7, 7/4 ही दोस्तों हमारा आंसर आ गया था। यानी 2 में से हमें सिंपल 1/4 को घटाना था। ये ब्रैकेट वाला पार्ट अगर सोल्व करेंगे तो 1/4 ही जो है हमारा आया था, 4 दूनी 8 और घटा 1 यानी 7/4 जो है हमारा आंसर भी आ गया था। तो इसे सोल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा 4/7 यानी 7/4, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 आपका जो है आंसर आ गया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सिंपल आपको इसमें ये समझ में आता है दोस्तों कि सबसे पहले सबसे छोटे वाला ब्रैकेट के अंदर खोलेंगे, उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर का सोल्व करेंगे और फिर जो है सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसे सोल्व करेंगे। चाहे कितने ब्रैकेट हो दोस्तों, सबसे पहले आपको छोटे वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करना है।
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक श्रेणी है, एक श्रेणी की 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यानी एक सीरीज है दोस्तों, उसकी जो लड़कियां हैं, उस श्रेणी में लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियों की औसत आयु है 15 वर्ष। उसके बाद उनमें से 24 की औसत आयु 14 वर्ष है। जो 40 है दोस्तों, उन्हीं में से 24 की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। उनमें से शेष की औसत आयु, यानी 40 में से 24 तो गई दोस्तों, आपको बाकी की जो है यहाँ पर 26 की बतानी है, सॉरी 16 की बतानी है। यानी 24 की तो यहाँ पर औसत आयु 14 वर्ष है और 40 की कुल औसत आयु है 15 वर्ष। तो बाकी की जो 16 लड़कियां बची हैं उनकी औसत आयु आपको बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए, हमारे पास 16 जो है लड़कियां बच गई हैं, क्योंकि 40 की औसत आयु तो 15 है। उसके बाद 24 की बता दी, 14 वर्ष है। तो 24 में 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 लड़कियां जो है हमारे पास बच गई, इनकी औसत आयु आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 40 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 15 है। तो इसे हम गुणा करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें से घटाएंगे, 24 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है सोल्व करेंगे। यानी 40, यानी एक बार देखिए दोस्तों, 40 घटा 40, उसके बाद गुणा 15 घटा 24 गुणा 14, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा यहाँ पर 264 वर्ष। तो 264 आ गया दोस्तों। उसके बाद हमें निकालना है 16 की, तो इसे 16 से डिवाइड कर देंगे, औसत हमारे पास आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर लेते हैं एक बार, तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष 6 माह, यानी 16.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 वर्ष 6 माह आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगर आपको औसत आयु दी हुई है, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 40 लड़कियों की आयु कितनी हो जाएगी? 40 गुणा 15 है। उसके बाद यहाँ पर 24 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 14 है। उसके बाद इसमें से घटा देंगे दोस्तों, 24 गुणा 14, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों उसे हम 16 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बाकी की जो शेष लड़कियां थी वो 16 थी, और 16 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 लड़कियों की भी औसत आयु आ जाएगी। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक नाव है। नाव नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। यानी धारा की दिशा में पूछा हुआ है दोस्तों, धारा की दिशा में 4 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तथा विपरीत दिशा में 8 घंटे लेती है। यानी धारा की दिशा में चलेगी तो वो 4 घंटे में कितनी चलेगी? 40 किलोमीटर। अगर विपरीत दिशा में चलेगी 4 घंटे चलेगी तो 40, तो वो जो है 40 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लेगी दोस्तों? 8 घंटे लेगी। तो अब आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर नाव की स्थिर जल में जो है गति बतानी है। यानी नाव की आपको स्थिर जल में जो है गति बतानी है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपकी जो नदी की धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? मान लीजिए x है, तो वो कितनी हो जाएगी? 40/4 हो जाएगी दोस्तों। चाल क्या होती है? स्पीड क्या होती है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई। उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में कितनी है दोस्तों? आपकी धारा की विपरीत दिशा में देखिए 40, डिस्टेंस तो सेम है, टाइम थोड़ा ज्यादा ले रही है। तो यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? y मान लीजिए इसे, इसकी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा नाव की स्थिर जल में चाल, तो जो नाव की स्थिर जल में चाल होती है दोस्तों वो होती है x जमा वाई बटे 2। x जमा वाई बटे 2 ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास x कितना आया था दोस्तों? 10, और y आया था 5, यानी 15/2। 15/2 यहाँ पर 7.5 किलोमीटर, देखिए 7.5 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उसकी जो नाव की जो है स्थिर जल में जो है नाव की चाल हो जाएगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस यहां से आपको पूछा है कि जो स्पीड होती है उसका फार्मूला आप सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? स्पीड होती है। तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, आपको सिंपल निकालना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 12 दिन में करता है। ए एक काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? 12 दिन में करता है। तथा बी उसी काम को 24 दिन में करता है। बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आपको बताना है कि दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए की कार्य क्षमता यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों? इन दोनों का पूछा हुआ है तो डायरेक्टली आपका एक फॉर्मूला भी होता है दोस्तों। अगर आप वो फॉर्मूला है यानी xy अपॉन x प्लस वाई, अगर दोनों का पूछा है दोस्तों तो यहाँ पर डायरेक्टली आप जो है ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। x यहाँ पर यानी a का मान लीजिए 12 है और b यहाँ पर 24 है, तो इसे सिंपल सोल्व करेंगे तो 8 दिन आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो 8 दिन देखिए ऑप्शन नंबर B का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों a की आपकी है
कितनी है दोस्तों, ए की आपकी 12 है, उसे जो है रिवर्स करेंगे यानी 1/12, उसके बाद यहाँ पर 1/24 इनको जोड़ेंगे एलसीएम लेकर, तो यही आपका जो है आंसर होने वाला है। यानी दोनों का जो है टाइम, दोनों की कार्यक्षमता से यहाँ पर जो है आप निकाल सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे 12 × 24 और 24 × 12, तो आप ये करेंगे तो यहाँ पर जो एलसीएम लेकर सॉल्यूशन करेंगे तो वही भी आपका जो है 8 दिन ही आएगा। तो इस प्रकार भी आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है हमारे पास, कितने समय में 1000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज 10% की दर से 210 रुपए होगा। आपको टाइम बताना है दोस्तों, यहाँ पर कितने टाइम में 1000 रुपए है। 1000 तो आपका रुपए है, चक्रवर्ती ब्याज जो है 10% है, और आपको बताना है कि समय आपको निकालना है, और रुपए दर, ब्याज दर जो है 210 रुपए होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो टाइम आपको निकालना है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। 2 वर्ष में जो है आपका 1000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से दोस्तों 210 रुपए होगा। यहाँ पर आपका जो है एक वो भी होता है दोस्तों, फॉर्मूला भी होता है। यहाँ पर आप इसे सोल्व कीजिए। 1210 रुपए दोस्तों, 1210 को आप जो है यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपका जो है 1000/1000, तो यहाँ पर आप इसको जो है सोल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। 121 11 का होता है और 1000 किसका होता है, 10 का होता है। इसे जो है यहाँ पर इसकी पावर टी टाइम आपको जो है बताना होता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी जो है निकाल सकते हैं। तो इनकी पावर जो है यहाँ पर 11 की पावर 2 करेंगे तो 121 होगा दोस्तों। 11 की पावर 2 करेंगे तो 121, और 10 की पावर 2 करेंगे तो 1000 जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। आपको पता है टाइम होता है यहाँ पर जो पावर है, तो 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, या अगर आप पूरा सॉल्यूशन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह कोण ज्ञात करना है आपको जिसका पूरक कोण 2 गुना हो। वह कोण ज्ञात करें और जिसका पूरक कोण उसका 2 गुना हो। उसका 2 गुना हो दोस्तों पूरक कोण। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मान लीजिए x है कोण है, उसके बाद 2x है, इन दोनों का कोण कितना होता है दोस्तों 90। यानी पूरक कोण कब होते हैं, जब दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री के इक्वल हो। तो पहला मान लीजिए x है, दूसरा कितना है 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x जमा 2x 3x, और 3x यहाँ से 90 और यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए ही है 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समीकरण का। समीकरण है आपके पास kx जमा 2y = 5 है और 3x जमा y = 1 है। तो k का मान आपको बताना है जब इसका कोई भी हल नहीं हो। तो कोई भी हल जो है यहाँ पर नहीं होने के लिए क्या शर्त होती है दोस्तों, a1/a2 = b1/b2। तो यहाँ पर इसे जो है यहाँ पर रखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको सिंपल जो है यहाँ पर रखना है, a क्या है आपका k है, और b के a1 आपका k है, a2 आपका जो है 3 है, उसके बाद यहाँ पर b1 आपका कितना है दोस्तों 2, और b2 है आपका a। इसे सोल्व करेंगे तो आपका k की वैल्यू आ जाएगी 6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको शर्त पता होनी चाहिए कि जब कोई भी हल नहीं होता तो क्या होता है, a1/a2 = b1/b2, और a1 b2 आपको पता ही है, यानी x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1। इसी प्रकार x का कोफिशिएंट a1 a2 और y का कोफिशिएंट b1 b2। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला भी समीकरण का है। वह समीकरण जिसके मूल 3 और -3 होंगे, यानी उसके जो रूट्स हैं वो 3 और -3 कब होंगे। तो आपको समीकरण बताना है दोस्तों। समीकरण आपका जो है यहाँ से आ जाएगा x² - 9। यही समीकरण अब क्यों आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए x² - 9, यहाँ पर आप x² - 9 है तो यहाँ पर जो y है वो तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसके फैक्टर भी आप कर सकते हैं, x² - 3 गुणा -3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 9 यहाँ पर इसके फैक्टर बन रहे हैं तो हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 0 बनेगा, क्योंकि देखिए -3 प्लस -3 यानी माइनस 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 यहाँ पर प्लस हो जाए दोस्तों। यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन है और आपको फैक्टर करने आने चाहिए कि फैक्टर आपको किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर जब हम फैक्टर करेंगे या फिर डायरेक्टली ऑप्शन से भी आप चूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो बनेगी x² - 9। अगला क्वेश्चन दोस्तों, sin 120 का मान आपको बताना है। तो sin 120 का मान आप किस प्रकार निकाल सकते हैं, sin 120 को आप लिख सकते हैं 90 जमा 30 डिग्री, 90 जमा 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। तो sin 90 प्लस थीटा क्या होता है दोस्तों, cos थीटा, cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू अब आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है sin 60 के इक्वल। सो sin 60 क्या होती है √3/2। √3/2 क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 जमा टेंजेंट 15 बटे 1 घटा टेंजेंट 15।
1 जमा tan 15 उसके बाद बटे 1 घटा tan 15 डिग्री, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो यहाँ पर बन जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट ए बटे 1 माइनस टेंजेंट ए। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों टेंजेंट ए जमा टेंजेंट ए जमा टेंजेंट बी। इसे हम दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 डिग्री है आपके पास, दोनों जगह कितना है 1 जमा टेंजेंट 15 बटे 1 घटा टेंजेंट 15। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों टेंजेंट 45 जमा टेंजेंट 15। तो यहाँ पर कितना होगा टेंजेंट 60 होगा, और जो टेंजेंट 60 की वैल्यू होगी वो क्या होती है दोस्तों √3 होती है। तो √3 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है 15 वर्ष पश्चात। यहाँ पर एक बार मैं लिख लेता हूं दोस्तों, 15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसकी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना थी, तो उसकी वर्तमान आयु आपको बतानी है। यानी दोस्तों इसमें कहा हुआ है कि जो एक व्यक्ति है 15 वर्ष पश्चात उसकी जो आयु है वो 15 वर्ष पहले की आयु से 4 गुना हो जाती है। यानी 15 वर्ष के पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसकी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोस्तों उसकी वर्तमान आयु आप मान लीजिए x वर्ष है। उसके बाद प्रश्न में क्या कहा हुआ दोस्तों, जो उस व्यक्ति की 15 वर्ष यानी उस व्यक्ति की 15 वर्ष पश्चात, तो x जमा 15, उसके बाद कहा हुआ दोस्तों उसकी 15 वर्ष पहले की आयु। 15 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान आयु में से 15 वर्ष घटा देंगे तो बराबर है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पर कहा हुआ है उसकी आयु के जो है यहाँ पर बराबर है, बराबर हो गए दोस्तों। यहाँ पर 4 गुना भी जो है हमें लगाना है क्योंकि 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना है। अब आपको यहाँ पर सिंपल सोल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। 4x और 15 15 चौके 60। तो यहाँ पर देखिए 4x घटा 60 यहाँ पर आप निकाल सकते हैं और x जमा 15। अब दोस्तों आपको इसे सिंपल सोल्व करना है, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपल सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों x घट जाएगा और उसके बाद जो आपका ओवरऑल सॉल्यूशन करने का बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो 25 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों जनरल साइंस का। अब जो है हमारे पास जनरल साइंस स्टार्ट हो गई है। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। आगे बात करते हैं दोस्तों आलू में सर्वाधिक पाया जाता है, तो आलू में स्टार्च सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों त्वरण जो होती है वो एक्सेलरेशन होती है, और एक्सेलरेशन की इकाई क्या होती है दोस्तों, वेग बटे समय, और वेग की क्या होती है मीटर पर सेकंड, और समय यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास आता है दोस्तों आग बुझाने में प्रयुक्त गैस। आग को बुझाने में पूछिए दोस्तों, तो आग को बुझाने में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है। कार्बन ये मीथेन होगी दोस्तों, ये तो खुद आग लगाती है, यानी ये तो आपका जो है खुद ईंधन है। वाटर भी आप आग बुझाते हैं लेकिन वाटर जो है आग नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है दोस्तों, एक जहरीली गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों घरेलू फ्रिज जो होते हैं उसमें सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो घरेलू जो फ्रिज होते हैं दोस्तों उनमें फेरोन जो है यहाँ पर भरी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ताप बढ़ने पर किसी धातु से बने तार का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर पूछा है दोस्तों, ताप बढ़ने पर किसी भी धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी जो रेजिस्टेंस होती है उस वो क्या होती है दोस्तों, यानी R = रो एल ए, ये जो है आपका रिलेशन भी होता है, इससे भी आप जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ताप बढ़ने पर पूछा है दोस्तों, तो ताप इंक्रीज करेगा तो आपकी जो रेजिस्टेंस है जो आपका दोस्तों प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों चालक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यदि इसे मोड़कर वृत्ताकार बना दिया जाए इसे वृत्ताकार के व्यास के सिरों के मध्य प्रतिरोध आपको बताना है। यानी आपका जो है एक चालक है दोस्तों, चालक तार है, कंडक्टिंग वायर है, उसका प्रतिरोध कितना है 8 ओम है, और इसे मोड़कर दोस्तों एक वृत्ताकार बना दिया जाए तो इस वृत्ताकार का व्यास के सिरों के मध्य प्रतिरोध आपको बताना है। यानी ये जो व्यास है दोस्तों ये आपका सर्कल बना दिया गया, तो इसके मध्य जो सिरे होंगे उसका बीच का प्रतिरोध आपको बताना है। तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है
एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो आपका वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। तो ये केवल एसी परिपथ में यूज किया जाता है, डीसी में इसका कोई भी यूज नहीं होता है, केवल एसी में जो है इसका यूज किया जाता है, एसी सर्किट में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिकेट्स। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, रिकेट्स बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यानी जो ड्राई आइस होती है वो क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारा निकाला जाता है। पारा कहां से निकाला जाता है दोस्तों, इंगूल से जो है पारा निकाला जाता है, पारा इंगूल से निकाला जाता है। अगर ये इसका आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल कंप्रेस्ड गैस जो होती है सीएनजी, उसका क्या है दोस्तों यहाँ पर प्रमुख अवयव यानी मुख्य जो है इसका अवयव क्या है, मीथेन है, CH4 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्राकृतिक कार्बन में सबसे शुद्ध रूप में होता है। प्राकृतिक कार्बन, प्राकृतिक कार्बन में सबसे शुद्ध रूप में क्या होता है दोस्तों, हीरा होता है। और हीरा अब तक का ज्ञात सबसे ज्ञात जो है कठोर पदार्थ है, अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ग्रेफाइट दोस्तों इलेक्ट्रिक का जो है सुचालक होता है, लेकिन ये भी कार्बन का अपरूप है। उसके बाद यहाँ पर कोयला। कोयला दोस्तों आपको पता है इतना ज्यादा जो है शुद्ध नहीं होता है। कोयले के भी जो है कई टाइप होते हैं, बिटुमिन हो गया आपका जो है, ये कई टाइप के पीट, ये आपके जो है कई टाइप का कोयला होता है, लेकिन शुद्ध रूप सबसे क्या है, हीरा है। और हीरा ही आपका संसार का सबसे यानी कठोर पदार्थ है। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों 25। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों ये जो जीके के, ये जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन है, इनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारी पुस्तक से ही बन रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट तो दोस्तों अलग बुक का है, तो काफी क्वेश्चन हमारी पुस्तक से बन रहे हैं जनरल साइंस के। अगर आपने अभी तक हमारी पुस्तक को नहीं खरीदा है तो जरूर से खरीद लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, PDF फॉर्मेट में है। केवल 25 रुपए की दोस्तों बुक है, और उसमें आपका सारा सामान्य विज्ञान का सिलेबस कराया हुआ है। तो जरूर से जाइए, अगर आपको अच्छे लगे तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। केवल 25 रुपए कीमत है, PDF फॉर्मेट में है, ई बुक है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा लिंक आपको जो है वहां पर मिल जाएगा, वहां पर लिखा हुआ है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जीके की बुक का, आपकी जनरल साइंस की बुक का और फिजिक्स की बुक का। तो जो सी भी अगर आपको अच्छे लगे तो उसे खरीद लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और कमेंट में अपना स्कोर जो है अच्छे से जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन जो है आपको आते हैं। और सबसे बड़ी बात, टाइम आप बताइएगा कि हमारे पास देखिए दोस्तों कितना टाइम लगा है, 21 मिनट लग गई। तो 21 मिनट में हमने सारे सोल्व किए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है। तो 21 मिनट हमारे पास लग गई है दोस्तों। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना टाइम जो है सोल्व करने में लगा है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।